Hello student, today I will discuss about a new chapter of work, energy and power. यानी आज हम डिस्कस करेंगे जो न्यू चैप्टर है आपका एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 11th के, और उस चैप्टर का नेम है वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्क क्या होता है, उसके बाद एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद पावर के बारे में डिस्कस करेंगे. तो वर्क, व्हाट इज द वर्क, हाउ टू डिफाइन द वर्क, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ वर्क एंड वेयर द वर्क इज डूइंग एनी बॉडी. यानी सबसे पहले हमें डिस्कस करना है वर्क के बारे में. यानी वर्क क्या है, कहां पे वर्क होगा किसी बॉडी के थ्रू, वो हमें डिस्कस करना है. यानी वर्क को अगर डिफाइन करना है तो हम कह सकते हैं अ वर्क इज सेड टू बी work done by a force in which a displacement produced when a force applied on a body. यानी वर्क तभी हो सकता है जब उस किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी किसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाए, यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे वो पहुंच जाए, तभी हम कहेंगे कि वर्क हमने किया. लेकिन आप अगर फोर्स अप्लाई करिए और बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज ना हो, तो आप नहीं कह सकते हैं कि आपने वर्क किया है. जैसे अगर कोई बॉडी ये है आपकी, ये बॉडी कोई m मास की है, m kg की बॉडी है और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है. आपने क्या किया, इस पे फोर्स अप्लाई किया, यानी F अप्लाई किया. ये बॉडी जिस पोजीशन पे है वो पोजीशन नहीं चेंज हुई, यानी अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रही, या ये कह दीजिए इनिशियल पोजीशन पे ही रहे. अगर आपने फोर्स अप्लाई किया तो वर्क डन आपका नहीं होगा, इसके मतलब आपने कोई भी वर्क नहीं किया. यानी वर्क की जो डिफिनीशन है वो यही कहती है कि अगर किसी बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉडी डिस्प्लेस्ड हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, तो हम कहेंगे कि वर्क हुआ, यानी इसी को हम लोग कहेंगे वर्क डन. यानी मान लेते हैं यहां पे आपने 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया इस पे, और 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई जब आपने किया तो ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुई, तो आपने कोई भी वर्क नहीं किया. इसका मतलब ये, या तो आप दूसरा एग्जांपल ले लीजिए. एक दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं. अगर इस पे हम ब्लैक बोर्ड पे अगर फोर्स अप्लाई करें, ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, लेकिन ये ब्लैक बोर्ड डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, जहां पे है अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही है. कितना भी फोर्स हम उस पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि वर्क हम नहीं कर रहे हैं. ठीक. या दूसरा आप वॉल ले लीजिए. अगर किसी वॉल पे आप फोर्स अप्लाई करिए, यानी किसी दीवार पे आप फोर्स अप्लाई करिए और वो दीवार की जो पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसके मतलब आपका फोर्स यानी आप वर्क नहीं कर रहे हैं. It means if a force applied on any body and displacement is zero, so work done also be
0। अब हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यानी मेजर कैसे कर सकते हैं वर्क डन? द वर्क डन इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी अगर ये कोई आपकी कोई हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं और यहां पे कोई बॉडी रखी हुई है, ठीक, इस बॉडी पे आपने फोर्स अप्लाई किया और जब फोर्स आपने अप्लाई किया, ये फोर्स आपने अप्लाई किया इस पे और बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पे आ गई, ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पे आ गई, ठीक है। अब जब डिस्प्लेस होके आ गई यानी ये जो इसका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाई एस, ठीक, या स्मॉल एस से ले लीजिए, स्मॉल एस। अब जब ये फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ये तो हॉरिजॉन्टली फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बॉडी यहां से यहां तक डिस्प्लेस होके आ गई। अब अगर दूसरी एक बॉडी ले लेते हैं हम, इस प्लेन पे रखी हुई है, ये बॉडी रखी हुई है और किसी एंगल पे इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आप, ये F फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पे आ गई, आपने फोर्स F अप्लाई किया और बॉडी डिस्प्लेस होके यहां पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब ये एंगल कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये एंगल आपका थीटा हो गया। अब इसके दो कंपोनेंट आपके होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, यानी इधर क्या हो जाएगा ये एफ कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। हम जब वर्क डन मेजर करेंगे तो क्या है, हॉरिजॉन्टली हमें वर्क डन मेजर करना है कि हमें यहां पे कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा। तो इसकी अगर हम डिफिनीशन लिखें तो क्या लिख देंगे वर्क डन की, डब्ल्यू की, वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, यानी हॉरिजॉन्टली फोर्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, यानी यहां पे लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी जो डिस्प्लेसमेंट आप लेंगे वो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंगे। अब यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स आपने क्या अप्लाई किया, एफ अप्लाई किया, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट एस, ये आपका वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा। यानी हॉरिजॉन्टली अगर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन का फार्मूला क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, अगर आप किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी ये थीटा एंगल पे इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं,
तो यहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी फोर्स, ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Fs cos थीटा। ठीक है, यानी अगर आप हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F इंटू एस। और किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वर्क डन कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, W इक्वल टू F डॉट एस कॉस थीटा। ठीक, अब यहां पे देखिए जो फोर्स आपका है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपकी क्या होती है, वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट आपका जो है वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क डन कौन सी क्वांटिटी होगी, जब टू वेक्टर क्वांटिटी का जब आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, यानी F डॉट एस निकालेंगे तो वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आती है। इट मीन्स वर्क जो होगा यानी वर्क डन इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, यानी F डॉट एस जो आएगा वो स्केलर आएगा। सो यानी W क्या हो जाएगा, W आपकी जो हो जाएगी वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा कि वर्क डन को अगर मेजर करना है आपको तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, W इक्वल टू एफ एस। और अगर हम किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी बॉडी पे तो फार्मूला हम यूज करेंगे W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा। यानी अगर आपको इस वर्क डन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो लिखेंगे द वर्क इज मेजर्ड बाय द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट मीन्स W is equal to F dot S if you apply the force in the direction, any direction in the direction of theta angle. So the work done W is equal to Fs cos theta. Okay, and the work done is a scalar quantity. And the dimension of work done क्या हो जाएगी, dimension of work यानी W इज इक्वल टू जो फार्मूला आपका आया F डॉट एस, और यहां से इस फार्मूले से आप इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखिए, W इज इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस 2, ये पुट कर दीजिए MLT माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होती है L, तो L पुट कर दीजिए यहां पे। तो वर्क डन की जो डायमेंशन आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी M L स्क्वायर T माइनस 2। ठीक है, यानी जो वर्क डन की डायमेंशन है वो आ जाएगी ML स्क्वायर T माइनस 2। ठीक, तो हमने आपको बता दिया वर्क डन होता क्या है, उसकी डिफिनीशन क्या होती है। डिफिनीशन हम एक बार फिर आपको डिफाइन कर देते हैं। The work is measured by the product of force and displacement in the direction of force. It means W is equal to F dot S. If you apply a force in any angle, it means theta. It means W. The formula of work done W is equal to Fs cos theta, and the work done is a scalar quantity, and the dimension of work done is ML स्क्वायर T माइनस 2। ठीक, अब इसका यूनिट भी हमें लिखना है। वर्क डन के यूनिट क्या कौन कौन से होते हैं जरा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यानी यूनिट ऑफ वर्क डन, यानी यूनिट इसके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होते हैं। यानी यूनिट ऑफ वर्क,
या वर्क डन कहें, यानी यूनिट ऑफ वर्क क्या होंगे, इसका जो यूनिट होता है वर्क का वो जूल होता है। और एक और यूनिट हम इस फार्मूले से लिख सकते हैं, जैसे यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यानी इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और जूल को कहते हैं कि डिफाइन वन जूल। वन जूल क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आता है कि डिफाइन वन जूल, व्हाट इज द वन जूल, यानी वन जूल क्या होता है। वन जूल ये आपको डिफाइन करना है। तो वन जूल को अगर डिफाइन करना है तो इस फार्मूले से हम डिफाइन कर लेंगे, कौन सा है, W इज इक्वल टू F.S, यानी इफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन प्रोड्यूस अ 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, देन द वर्क इज 1 जूल। यानी अगर आप 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करिए किसी बॉडी पे, वो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करे 1 मीटर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 जूल के। यानी इसकी जो यूनिट है, यानी 1 जूल को अगर आपको डिफाइन करना है तो क्या कर देंगे, इफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एनी बॉडी the displacement produced 1 meter, then the work is called 1 joule। ठीक, तो इसका जो यूनिट हमारा था वो जूल था, और 1 जूल की भी डिफिनीशन हमने आपको बता दिया है। ये जो जूल है ये तो इसका यूनिट है एमकेएस सिस्टम में। भाई हमने आपसे जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था और वहां पे हमने आपको बताया था कि कई सिस्टम्स होती हैं हमारी यूनिट की। एक एमकेएस सिस्टम होती है, एक सीजीएस सिस्टम होती है। जैसे एक हमने बताई थी आपको एमकेएस सिस्टम, एक बताई थी आपको सीजीएस सिस्टम, एक बताई थी हमने एफपीएस सिस्टम, और एक हमने बताई थी आपको एसआई सिस्टम। तो ये जो यूनिट हमने आपको जूल बताया है ये एमकेएस सिस्टम में है। अब सीजीएस सिस्टम में क्या है, एमकेएस सिस्टम का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, और सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होता है, वो होता है अर्ग। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्ग, अर्ग होता है ERG। और इसकी वैल्यू कितनी होती है ये हमें आपको बतानी है। यानी 1 जूल की वैल्यू अगर हमें लिखनी हो तो हम उसको क्या लिखेंगे, उसको सीजीएस सिस्टम में हमें 1 जूल को अगर लिखना हो तो कितना लिखेंगे जरा देखिए। यानी ये जो यूनिट है आपका अर्ग है इन सीजीएस सिस्टम में, और 1 जूल इज इक्वल टू होता क्या है, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। और न्यूटन यानी फोर्स का जो यूनिट होता है वो सीजीएस में डाइन होता है, और 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू पावर 5 डाइन, यानी यहां पे लिख सकते हैं 10 टू पावर 5 डाइन। और ये जो मीटर है आपका, ये आपका एमकेएस सिस्टम में है, और सीजीएस में लिखेंगे सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो आएगा 10 टू पावर 7 अर्ग। यानी अगर आप सीजीएस सिस्टम में इस वर्क का अगर आप यूनिट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, अर्ग में लिखेंगे, और 1 जूल की जो वैल्यू होती है वो 10 टू पावर 7 अर्ग होती है। ये हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि कहां से 10 टू पावर 7 अर्ग आएगा। ठीक, तो ये तो एब्सोल्यूट यूनिट इसके हो गए वर्क डन के। अब इसके ग्रेविटेशनल यूनिट भी होते हैं वर्क के। ग्रेविटेशनल यूनिट का मतलब ये हुआ, कहीं पे आपको मिलेगा केजी फोर्स, या आपको मिलेगा केजी मीटर,
या मिलेगा ग्राम सेंटीमीटर। ये जितने भी यूनिट आपके हैं ये सारे ग्रेविटेशनल यूनिट होते हैं और 1 kg मीटर इक्वल टू होता है, जरा देखिए इसको भी हम बता देते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट जो है इसके वर्क डन के कौन कौन से ग्रेविटेशनल यूनिट, यानी आपका एक तो है केजी मीटर, यानी या आपका 1 kg मीटर अगर आपको लिखना हो 1 kg मीटर इज इक्वल टू है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर, यानी ये आपका जो रिलेशन है केजी और केजी मीटर और ग्राम सेंटीमीटर में जो रिलेशन है 1 kg मीटर इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर, ये आपका जो है। और ध्यान दीजिएगा अगर आपका लिखा हो 1 kg मीटर, अगर यू लिखा हो कहीं पे या लिखा हो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 kg मीटर, या आपके पास लिखा हो 1 kg फोर्स इंटू मीटर, इसको हम लिख सकते हैं 1 kg फोर्स इंटू 1 मीटर, और ये जो आपके पास निकल के आ जाएगा ये आ जाएगा 9.8 जूल। यानी अगर कहीं पे केजी फोर्स लिखा हो तो उसको हम लोग 9.8 से मल्टीप्लाई करके उसको हम जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपके पास यूनिट आ जाएगा जो एब्सोल्यूट यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए यूनिट का, इसका वर्क डन के कौन कौन से यूनिट होते हैं, इसकी डायमेंशन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब आते हैं नेचर ऑफ वर्क डन इन वेरियस सिचुएशन, या यानी नेचर ऑफ वर्क डन, नेचर ऑफ वर्क डन। ठीक है, यानी नेचर ऑफ वर्क डन क्या होता है इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। और ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक, अब ये पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, फ्रीली फॉल की कंडीशन में जो वर्क डन होगा बॉडी के थ्रू वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। जैसे फार्मूला आपके पास क्या है, W इक्वल टू F.S cos थीटा, और बॉडी अगर फ्रीली फॉल हो रही है तो फ्रीली फॉल का मतलब ये हुआ कि थीटा जो यहां पे होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी W इक्वल टू F.S cos 0, तो F.S आएगी वैल्यू, और ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक, इट मीन्स if a body freely fall then the work done by a body is taken positive। यानी ये समझ लीजिए कि एग्जांपल ले लीजिए, कोई रोला है और वो हॉरिजॉन्टली आप मूव करा रहे हैं, और जब हॉरिजॉन्टली मूव कराएंगे तो थीटा क्या होगा, वहां पे 0 होगा, और जब थीटा 0 होगा तो रोला जो आप खींच रहे हैं हॉरिजॉन्टली थीटा इक्वल टू 0 पे, तो आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक, तो ये तो हो गया पॉजिटिव वर्क डन की बात, यानी ये जो हमने आपसे डिस्कस किया ये था पॉजिटिव वर्क डन, ये तो फर्स्ट था। सेकंड देखिए जरा, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन क्या होता है जरा इसके बारे में डिस्कस करिए। जैसे कोई बॉडी ये अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो करिए तो ये क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी के होगा, और यहां पे एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल होगा, यानी जब बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में आप थ्रो कर रहे होंगे, और जब थीटा 180 डिग्री होगा तो वर्क डन आपका क्या आएगा,
नेगेटिव आएगा। और कैसे आएगा जरा देखिए, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा कितना रखिए 180, तो ये माइनस एफ डॉट एस आ जाएगा, यानी कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है -1, यानी कॉस 180 इज इक्वल टू -1 होती है। इट मीन्स इफ एनीबॉडी थ्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द वर्क डन इज इन नेगेटिव, यानी वो वर्क डन जो भी आएगा वो नेगेटिव में आएगा। जो है एग्जांपल में अगर आप कह दें, अगर कोई बॉडी, जैसे ये बॉडी है, ये किसी प्लेन बॉडी है और यहां पे कोई बॉडी रखी हुई है, आप फोर्स अप्लाई एफ कर रहे हैं, इस दोनों बॉडी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एफएस वर्क करेगा, तो इस एफएस के थ्रू जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल कितना आ जाएगा, यहां से यहां तक ये 180 डिग्री एंगल आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या आ गया, नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल मिल गया आपको। इसके बाद जरा देखिए नेक्स्ट जीरो वर्क डन। नेक्स्ट जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन यानी जीरो कब होगा, जीरो वर्क डन का मतलब ये हुआ कि जीरो वर्क तब होगा जब आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं और अपने हेड पे कोई वेट रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री आप एंगल बना रहे हैं, तो इसके मतलब आपका जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर एयरपोर्ट पे आप जाइए, जो पुली आपका जो लगेज लेके चलता है, हेड पे लेके चलता है और हॉरिजॉन्टली चल रहा है, वो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है आपका जो है जब हॉरिजॉन्टल से, तो वर्क डन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी पुली से ये कह सकते हैं कि आपका जो वर्क डन है वो जीरो है, आपने वर्क जो किया है वो जीरो है, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना के वो चलता है अर्थ से अपने सर पे हेड पे लेकर के सामान, और उससे अगर आप कैलकुलेट करिए कितना भी डिस्प्लेसमेंट चले, लेकिन क्योंकि वो 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना रहा है और cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो इसका मतलब उसका जो वर्क डन है वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, तो और ये वैसे तो कुली जब सामान लेके चलता है तो पैसे तो उसको दिए जाते हैं क्योंकि वो वर्क करता है, लेकिन अगर आप साइंस से आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करें अगर, तो उसका वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने आपसे क्या किया, नेचर ऑफ वर्क डन के बारे में डिस्कस कर लिया, कौन कौन से टाइप्स के हैं, पॉजिटिव वर्क डन होता है, नेगेटिव वर्क डन भी होता है और जीरो वर्क डन आपका भी होता है। ठीक, अब इस वर्क डन में, इस चैप्टर में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो इसका नेक्स्ट जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम। जब एनर्जी इसके बाद डिस्कस करेंगे, यानी जो हमारा टॉपिक इस चैप्टर में जो वर्क का टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी है, लेकिन एनर्जी से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स के बारे में कि ये कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। लेकिन आज इस लेक्चर वीडियो में हम जितना भी आपसे डिस्कस करें हैं, क्योंकि ये शुरुआती इसका जो टॉपिक है इस चैप्टर का वर्क एनर्जी थ्योरम का, और काफी इंपॉर्टेंट जो है ये वर्क एनर्जी पावर जो है लेक्चर नंबर 1 है ये, सॉरी यहाँ पे लेक्चर नंबर 2 लिख गया है, ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, इस वर्क एनर्जी थ्योरम का लेक्चर नंबर 1 है, और जितना भी हमने आपसे आज डिस्कस किया है मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और फिर हम बार बार आपसे यही कहते हैं कि थ्योरी जितनी आपकी कंप्लीट होगी जिस चैप्टर की,
जितना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका जिस चैप्टर का, उतना ही आप जो है न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। और अगर थ्योरी आपकी क्लियर नहीं है तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो भी टॉपिक हम आपके लेक्चर वीडियो दे रहे हैं उसकी सीरियसली 1-2 बार देखिए लेक्चर वीडियो, और देखने के बाद जब भी चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाते हैं, न्यूमेरिकल्स की भी आपको लेक्चर वीडियो देते हैं। तो उसके बाद जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी और तब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करिए, तभी आप सीरियसली न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर पाएंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने थ्योरी तो कंप्लीट के साथ साथ आपको उस चैप्टर के सारे फार्मूले भी आने चाहिए, तभी आपको सारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। और इसीलिए हम, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी स्टूडेंट को जो भी हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं, अगर कहीं पर प्रॉब्लम है तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे वो भेज सकते हैं प्रॉब्लम। अगर कहीं पे लेक्चर वीडियो में कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है उनको, तो प्रॉब्लम्स को भेज सकते हैं। लेकिन लेक्चर वीडियो को जो भी लोग हमारी लेक्चर वीडियो देखते हैं वो 2-3 बार देखिए तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम हर एक टॉपिक का पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। और किसी भी क्लास में आपको नंबर, अगर कैसे आप नंबर गेन करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज लाएं आप किसी भी क्लास में, तो उसके लिए है कि थ्योरी, आप जितनी भी थ्योरी चैप्टर वाइज है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और उस थ्योरी को अपने वर्ड में लिखने की आदत डालनी चाहिए, कैसे आप अपने वर्ड में किसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। और जब आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो जाएगी कि किसी भी थ्योरी को समझने के बाद अपने वर्ड में उसको डिफाइन कर ले, तो आप बहुत ही इजीली एग्जाम में आप डिफाइन कर लेंगे। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे, थ्योरी को आप डिफाइन कर लेंगे। न्यूमेरिकल्स आएंगे तो न्यूमेरिकल्स को भी आप आसानी से डिफाइन कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला आपका काम यह है कि किसी भी चैप्टर की थ्योरी को समझ के उसको अपने लैंग्वेज में लिखना। और जब आपके अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो जाएगी तो ये समझ लीजिए कि आपका जो रिटन पोर्शन है, लिखने वाला जितना भी पॉइंट है, जितनी थ्योरी है, वो तो कंप्लीट होगी ही, उसके साथ साथ आपका जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो भी कंप्लीट होती जाएगी, क्योंकि आपको सारे फार्मूले आते होंगे, सारे उसको प्रोसेस सॉल्व करने का आता होगा, तो आप आसानी से सारी चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हैं। और जितना इंटरेस्ट आप फिजिक्स में लेंगे, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, जितना आप इंटरेस्ट लेंगे उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट पैदा होगा उस फिजिक्स में। ठीक है, तो जो आज की हमारी इस टॉपिक की जो लेक्चर वीडियो है, आज इतना ही रखते हैं। हम फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर वीडियो फिर लेकर के आएंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू।